हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम इन जीडीआईएस एकेडमी। जीडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे चीज़ों को। हम लोग जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी हमारी, और क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसमें आप देख रहे होंगे क्या कब कहाँ और कैसे ये स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है अभी तक। अध्याय फर्स्ट में क्या कब कहाँ और कैसे का मतलब क्या है, इन सब की मीनिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अतीत क्या है, पुरातत्व क्या है, अतीत के बारे में हमें जानने का स्रोत क्या है, हम कैसे अतीत के विषय में पता लगाते हैं, अतीत के विषय में हम क्या क्या पता लगाते हैं, लोग कैसे रहते थे, उनका जनजीवन कैसे था, सांस्कृतिक पहलू कैसे था, रहन सहन, खान पान, शिकार, अर्थव्यवस्था, बकायदा पूरी की पूरी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने बताया था मगध, सुलेमान किर्थर पहाड़। मगध के पहले हमने आपको सुलेमान किर्थर पहाड़ी बताया था। फिर ये देख रहे होंगे आप, पूरा भारत का मानचित्र है, इसको मैंने दर्शाया था। कैसे कैसे सभ्यता का विकास हुआ, नदियों के किनारे सभ्यता कैसे विकसित हुई, नदी और जंगल हमारे पूर्वजों का घर था, कैसे था, कैसे विकास हुआ। इसके बाद हम लोगों ने पूरी पूरी की पूरी नदी प्रणाली पढ़ी थी, कैसे उसमें संसाधन होता है, कैसे वो दूसरों की मदद करता है, रहने के लिए, आवास के लिए, सब कुछ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ तक, जहाँ तक मैं अपनी फिंगर रख रहा हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। हमने आपसे बताया था कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये भी हमने हल्का सा बता दिया था, लेकिन इसको डिस्क्राइब करना था। यहाँ तक फ्रेंड्स हम लोगों ने बकायदा पूरे कॉन्सेप्ट्स को सीख चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके आगे अब पढ़ना था, तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लें। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड क्लासें हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन ढंग से मिलेंगी। पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम से यहाँ पर क्लासें चलती हैं, इसलिए खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कराएं। जितना हो सका उतना शेयर करें, जितना हो सके उतना कमेंट करें। खुद मन लगा करके अपना कार्य को करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। क्या आपको पता है कि यात्राएं क्यों की जाती हैं? यात्राएं करने के पीछे का रीजन क्या होता है? यात्राएं कोई क्यों करता है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यात्राएं क्यों की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसको स्टार्ट करें, आप तभी चीज़ों को समझ पाएंगे जब हम आपको विथ एग्जाम्पल चीज़ों को समझाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है यात्रा, हमने लिख लिया यात्रा। अब आपका क्वेश्चन है कि लोग यात्राएं करते क्यों हैं। तो आपके माइंड में क्या आता है? सबसे पहले फ्रेंड्स, किताब पढ़ने से पहले, अगर नए हो तो कोई बात नहीं, 2-3 बार किताब पढ़ो, लेकिन किताब पढ़ने से पहले आप अगर कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को चारों तरफ दौड़ाया करो। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, चीज़ों को समझने में बहुत आसानी मिलेगी, हर दृष्टिकोण से आप लोग चीज़ों को समझ सकेंगे। तो जैसे है यात्रा, लोग यात्रा क्यों करेंगे? पहली चीज़ की उनकी आवश्यकता, आवश्यकता के लिए। अब आवश्यकता है क्या? पहला, नौकरी, यानी कि अर्थव्यवस्था, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, मनोरंजन, यानी कि लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं। तीसरा, अनुसंधान, जो छात्र वगैरह होते हैं वो। चौथा, सुविधा, किसी क्षेत्र में कोई अन्य आपदा आ गई, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, भूस्खलन हो गया, तो लोग इस वजह से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ये एक सुविधा हुई। इसके दो प्रकार हैं। एक अन्य सुविधा, अगर कोई क्षेत्र कम विकसित है तो लोग अदर विकसित जगह जाना चाहेंगे। कम विकसित से अधिक विकसित, मोर विकसित, जैसे इंडिया को छोड़कर लोग यूएस से जाते हैं। क्यों? वहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा है, नौकरी के चांसेस ज़्यादा हैं, नौकरी में वेतन बहुत अधिक है, इज्जत शोहरत सब कुछ है। तो इसके अलावा
अदर के लिए भी लोग यात्रा करते हैं, खोज के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर अनुसंधान लिखा है। एडवेंचर भी जाते हैं, बहुत जैसे व्यापार के लिए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यात्रा कोई क्यों करता है। इसके अलावा जितने भी आपको पॉइंट्स आए उसको लिखते रहिएगा। तो लोग यात्रा भी इसीलिए करते हैं ताकि उनको हर चीज के लिए जाने समझे आसानी मिले, हर चीज से, हर दृष्टिकोण से। तो इसमें क्या लिखा है, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। अब आप मानचित्र एक को देखिए, खूब अच्छे से विधिवत देखिए। आप जितनी बार देखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद रखिए, ये देखिए मानचित्र एक है, पूरा का पूरा आपको भारत दिखाई दे रहा है। लिखा है पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र, महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक सीमा क्या होती है, देखिए आज ही आपको मैं बता दे रहा हूं, दो सीमाएं होती हैं। एक ये जो आप बाहर का इलाका देख रहे हैं, ठीक है, ये बाहर का इलाका, ये सब क्या है, प्राकृतिक सीमा है। और आंतरिक सीमा क्या है, ये सब इसके अंदर का भाग। अब इसमें भी अदर अदर स्टेट का अलग अलग सीमा है, तो वो तो ज्योग्राफी है, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर आया है प्राकृतिक सीमा यही हो गई। लेकिन प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कर रहा है, यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अर्थात पूरी की पूरी जो जलीय सिस्टम है, पूरा का पूरा जो जलीय भाग है, जलीय पार्ट है, वही क्या कर रहा है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप, ये तो यहाँ का भाग हो गया नीचे की तरफ का। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पहाड़ देखेंगे, हिमालय देखेंगे, यहाँ पर गारो पहाड़ी देखेंगे। तो वो पहाड़ क्या कर रहे हैं, वो भी प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहे हैं। तो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करने के लिए कौन कौन से आए, एक तो आया आपके पास नदी, खाड़ी, सागर, ये सब। दूसरा पर्वत यानी पहाड़। तो ये दोनों मिलकर के आपकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहे हैं। फिर कहा है हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। क्यों नहीं आसान था भाई, क्योंकि फ्रेंड्स नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, ये सब क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता जितना आपको लगता है। क्यों, क्योंकि तब के समय में उतनी सुविधाएं नहीं थी। आज के समय में भी जब सुविधाएं हैं तो लोगों को बहुत कठिन लगता है, तो तब की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन तब भी लोग क्रॉस करते थे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उप महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों के लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन के नए नए तरीके अपनाते रहे। अब इसको पूरा मैं गहराई से आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, ये क्या है, ये इसकी प्राकृतिक सीमा है। इधर आपका हिमालय वगैरह हो गया। अब इसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ये एक उपमहाद्वीप है। यहाँ पर शिक्षा से संबंधित लोग, राजा महाराजा, व्यापारी इत्यादि लोग रहते हैं जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो ये, और यहाँ मान लीजिए कोई एक अन्य उपमहाद्वीप है, कोई अन्य दूसरा देश है, ठीक है, मान लीजिए कि एशिया ही है, एशिया का कोई अन्य देश है। इधर क्या है, आपका यूरोप है, ठीक है। लेकिन तब के समय में ऐसा तो था नहीं। तो जैसा आज नामकरण हुआ है, तब के समय में ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ कि इंडिया से जो लोग पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र पार करते हुए इस देश में जाएंगे, मान लीजिए कि उनकी आवश्यकता है कुछ, वे आवश्यकता पूर्ण करके लौट भी आए, ठीक है, ये लौट गए। और मान लीजिए यहाँ भी लोग गए और यहाँ से भी लौट आए। ये तो जाने और आने वाले हैं, ठीक है। इनका कोई, इनका तो लाभ अलग है, वो मैं अलग बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गए और वहीं पर बस गए, ठीक है, बस गए। और यहाँ भी लोग कुछ गए, वो भी बस गए, बस गए। इन देशों से भी लोग आए इंडिया में, वो भी बस गए, यहाँ भी आए, वो भी बस गए। आपको एक चीज पता है
कि जहाँ की कोई पृष्ठभूमि होती है, जैसे जिसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भारत की समस्त सांस्कृतिक सांस्कृतिक सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक सामाजिक ये सब पहलू से पूरा का पूरा परिचय है, सांस्कृतिक भी सामाजिक भी, इन दोनों को वो बचपन से जान रहा है, समझ रहा है। अब चाहे वो जिस भी देश में जाएगा इनको वो लागू करेगा, यह दोनों स्वतः ही लागू हो जाएंगे, इसको लागू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इन दोनों में है क्या? भाषा है अपनी, बोलचाल, ठीक है, बोलचाल है, मनोरंजन के साधन है, शिक्षा है, खेल है, व्यापार है, खान पान है, रहन सहन है आदि, ठीक है। अब जिस भी देश में कोई इंडिया से एशिया जा रहा है, इंडिया से यूरोप जा रहा है, ये जितने पहलू हैं सब खुद ब खुद लागू हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी देश का कोई अन्य भारत में आ रहा है, एशिया का कोई भारत में आ रहा है, यूरोप का कोई भारत में आ रहा है, तो क्या होगा? यही पूरा का पूरा यहाँ भी लागू हो जाएगा। उससे क्या होगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, यानी कि समझ विकसित होगी दूसरे देशों को समझने में। दूसरे देश के लोग क्या करते हैं, क्या नहीं, वहां के लोग कैसे हैं, ये खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा जैसे यहां पर मैंने व्यापार लिखा है, ट्रेड, ठीक है। अब व्यापार का क्या सिस्टम है? अगर व्यापार, जैसे कोई व्यापारी जाता है तो अपने यहाँ की या तो वो वस्तु देगा, मान लीजिए यूरोप में जाता है, यूरोप में मसाले नहीं होते हैं, मसाला दिया यूरोप को, ठीक है। अब इसने मसाला लिया, अब भारत से मसाला क्या गया? भारत से मसाला यूरोप गया, ठीक है। अब यूरोप से सोना चांदी यानी कि डॉलर, जो कुछ भी है जिसका मूल्य यूरोप वासी दे सकते हैं, वो सब भारत आया। तो भारत क्या हुआ? भारत दिन ब दिन अमीर होता गया। इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने इनको वस्तु दिया। इसी तरीके से भारत की कोई जरूरत होगी तो भारत में वो सामान आएगा, भारत उन देश की मुद्रा या जो भी कुछ अपने पास रखा होगा उसके बदले में दूसरे देश को देगा। तो ये सब स्वतः के स्वतः लागू हो जाते हैं, इनको लागू करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये था आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताया। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। हमने अभी अभी आपको इतना सब बताया। खान पान, मतलब जैसे कि यूरोप में कुछ अलग बनता है, वहाँ का कोई मजदूर वर्ग भी आ गया। अब वहाँ जो घर बनाने के कलात्मक विकास है वो यूरोप के लिए लागू कर रहा है, लेकिन वो मजदूर भारत में आ गया तो भारत में लागू करेगा। खाना पाना, खान पीन बनाने वाला यानी कि भोजन बनाने वाला अगर कोई आ गया तो वो जिस तरीके का भोजन जर्मनी में बनाता था, अमेरिका में बनाता था, उस भोजन बनाने की कला को वो भारत में लागू करेगा। इसी तरीके से भारत में जो भी व्यवस्था है, खान पान, रहन सहन, घर बनाना, संगीत रचना, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, खेल कूद, सब कुछ, समस्त सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, वो जिस भी देश में जाएगा अपने विचारों को फैलाएगा, उसका विचारों का प्रसार होगा, तो लोग आपस में मिलेंगे, लोग आपस को समझेंगे, पूरी दुनिया को समझेंगे। उससे क्या होगा? आपसी भाईचारा बढ़ेगा, आपस में लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यतीत करेंगे जीवन, उससे ईर्ष्या नहीं होगी। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। अब देश के नाम पे आते हैं। हमारा देश का नाम भारत है, क्या क्या है उसको हम देखते हैं। जैसे अब देख लेते हैं यहीं इस कॉन्सेप्ट को भी। भारत भी है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, ठीक है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, सिंध, बहुत नाम है, आर्यावर्त, ठीक है।
ये सब नाम है। ये सब नाम कैसे पढ़े, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है फ्रेंड? इंडस से निकला है। इंडस क्या है? संस्कृति में इसको सिंधु कहा जाता है। इसने कहा अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। जब विश्व का मैप हम लोग देखेंगे तो वहां पर, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एटलस खोलेंगे तो वहां पर मिलेगा, उसको हम अलग पढ़ाएंगे। ये आया कब? जैसे 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनान, इसीलिए यहाँ पर ईरान और यूनान दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम की तरफ इधर ही यूनान और ईरान है, ठीक है। अब यहाँ से यूनान और यूनानी लोग क्या किए, जब आए क्रॉस करके सुलेमान और किरथर पहाड़ी, काबुल नदी को क्रॉस करते हुए, इस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए, तो वो सिंधु नदी पाए। और सिंधु नदी क्या है? भारत में थी, तब की जो प्राकृतिक सीमा थी। तो सिंधु के नाम पर ही उन्होंने क्या नाम रखा? सिंधु। सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, अथवा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि ये जो हिंदोस, इंदोस और सिंधु नदी के पूर्व का प्रांत था, पूर्व का प्रदेश था, उसको इंडिया किसने नाम दिया? सिंधु, ईरानी और यूनानियों ने। कब दिया? 2500 साल पहले। भारत नाम का प्रयोग किसने किया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया गया था। हुआ क्या कि ऋग्वेद जो थी 3500 वर्ष पुरानी, वहां पर उत्तर पश्चिम में लोग एक समूह में रहते थे, भरत नाम का कबीला था। तो उस कबीले में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम प्रयोग किया गया, तो उसके आधार पर भारत आया, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? पूरे के पूरे भारत के लिए होने लगा। तो फ्रेंड्स, देश का नाम कैसे पड़ा? इंडिया, या इंडिया शब्द किससे निकला है? आपको कॉन्सेप्ट में जानना, फैक्ट में जानना जरूरी है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। और इंडिया किसने कहा? ईरानी और यूनानी। कैसे पता लगाया? उत्तर पश्चिम की तरफ जब वो आ रहे थे तो सिंधु नदी को क्रॉस किया। सिंधु नदी के पूर्वी वाले प्रांत को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग किसने किया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह ने किया, ठीक है। तो ये सब हमारे देश के, यानी भारत देश के नाम है। फ्रेंड्स, अब एक और कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे शुरू शुरू में पढ़ाए थे, अतीत के बारे में कैसे जाने। यहाँ पर देखिए, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। हमने वहाँ पर आपको बताया था कैसे पांडुलिपि, अभिलेख, साहित्य, पुराण, ग्रंथ, पुरातत्व की सहायता से हम कैसे जान सकते हैं। तो उसका विस्तार पूर्वक उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबा टॉपिक है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग आज यहीं तक सीखिए। इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने से हमारा शुरू होगा, और इस चैप्टर का शायद लास्ट होगा। अब इसके बाद ये चैप्टर्स, पहला चैप्टर से ख़त्म है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। आप लोग पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।